इसराइल के साथ बीते कुछ सालों से अच्छे रिश्तों की ओर बढ़ रहे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अब नेतन्याहू सरकार को आंखें दिखाई हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में जारी जंग को लेकर यूएई शांत ही रहा, लेकिन अब उसने इसराइल को चेतावनी दी है कि अगर वेस्ट बैंक की ओर नजर भी उठाई तो फिर सीमा पार हो जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूएई ने इस तरह इसराइल के खिलाफ सख्त स्टैंड लिया है। दरअसल कई यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। इसके जवाब में नेतन्याहू सरकार प्लान बना रही है कि वेस्ट बैंक का विलय कर लिया जाए। वेस्ट बैंक के विलय वाले प्लान पर ही यूएई ने सख्त चेतावनी जताई है। यूएई के एक सीनियर अधिकारी लाना निस्बुहे ने कहा कि ऐसा कदम इसराइल और फिलिस्तीन विवाद में नई आग लगाएगा। इसके अलावा 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला भी खत्म ही हो जाएगा। यूएई के इस बयान पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के विदेश मंत्रालय ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि इसका हम स्वागत करते हैं। इसराइल की सरकार की ओर से यूएई के बयान पर फिलहाल कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले इसराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिक ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि इसराइल की ओर से 80% वेस्ट बैंक का विलय किया जा सकता है। बता दें कि इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान वेस्ट बैंक का एक हिस्सा कब्जा कर लिया था, जिसमें 7 लाख यहूदी बसते हैं। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम का एक हिस्सा भी इसराइल के नियंत्रण में ही है। इस जगह को फिलिस्तीनी वापस चाहते हैं ताकि फिलिस्तीन मुल्क बना सके। एक अनुमान के मुताबिक वेस्ट बैंक में करीब 33 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। अब इसके बड़े हिस्से पर इजरायली कब्जे के प्लान ने यूएई तक को उकसा दिया है। गौरतलब है कि 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। इसमें इसराइल के साथ राजनयिक रिश्ते स्थापित करने पर यूएई, बहरी और मोरक्को ने सहमति जताई थी। इस अकॉर्ड की बड़ी चर्चा हुई थी। यहूदी, इस्लाम और ईसाई मजहबों में अब्राहम एक ऐसी शख्सियत है जो अलग अलग नामों से तीनों में महत्व रखते हैं। ऐसे में उन्हें आधार बनाते हुए इसका नाम रखा गया अब्राहम अकॉर्ड। तब से अब तक इसराइल के साथ इन देशों ने रिश्ते बहाल रखे हैं और गाजा पर हमलों के दौरान भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब रिएक्शन आया है तो इसके गहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू सरकार के कई दक्षिणपंथी मंत्री चाहते हैं कि वेस्ट बैंक को पूरा ही उसके बड़े हिस्से में विलय कर लिया जाए। यमन के अंसारुल्लाह इसराइल को तो अब नहीं छोड़ेंगे। उनके तेवर, तैयारियां और गुस्सा बता रहा है कि इसराइल ने सना पर हमला कर हूती पीएम को मारकर जंग को और भड़का दिया है। अब अंसारुल्लाह मिलिट्री ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को टारगेट पर ले लिया है और इसके लिए उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से अब निकाला है समद 4। जी हां, समद 4 अंसारुल्लाह मिलिट्री का वो ड्रोन जिसकी ताकत और सलाहियत के हवाले से दावा किया जाता है कि ये ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करके ही छोड़ता है। ये जब भी उड़ता है तो लक्ष्य को भेद कर ही दम लेता है। अंसारुल्लाह मिलिट्री का समद ड्रोन एक लंबी दूरी का ड्रोन है और ये जंग के नतीजे पलटने वाला साबित होता है। अरबी में समद अल्लाह का एक नाम है जो कुरान के सूरा इखलास में आता है। इस सूरा में अल्लाह समद कहा गया है, जिसके मायने हैं शाश्वत, आत्मनिर्भर या सदा के लिए। ये इस्लाम में बताए गए अल्लाह के 99 नामों में से एक है, जिसका अर्थ है वो जिसे सभी की जरूरत है लेकिन वो खुद किसी पर निर्भर नहीं है। ये नाम मजबूती और ताकत से भी जुड़ा हुआ है। तो हूती लड़ाकों ने अब समद का चौथा वर्जन यानी समद 4 ड्रोन निकाल लिया है। उनका मानना है कि गजा के लिए इसराइल से ये आर पार की जंग है। इसका नतीजा कुछ भी हो लेकिन हूती पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी अंसारुल्लाह सरकार के पीएम पर इसराइल का सीधा हमला और उनकी मौत को लेकर यमन के हूतियों का कहना है कि ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हूतियों के लिए सीधे युद्ध का ऐलान था। इस हमले के बाद यमन में गुस्से की लहर दौड़ गई है। हूती नेतृत्व ने इसे खून की लकीर करार देते हुए जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और वो ऐलान अब जमीनी हकीकत बन चुका है। यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल यूनिट ने इसराइल के खिलाफ दोहरा सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिया।
इस हमले में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक थी फिलिस्तीन 2 जो कि मल्टीपल वारहेड से लैस है और दूसरी थी जुल्फिकार। टारगेट था इसराइल के कब्जे वाला याफा इलाका। हूती प्रवक्ता के अनुसार यह ऑपरेशन अपने सभी लक्ष्यों में सफल रहा। हमले के बाद इस्राएली शहरों में हड़कंप मच गया, सायरन गूंज उठे और हजारों नागरिकों को शेल्टर में जाने की चेतावनी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हवाई अड्डों की उड़ानें भी बाधित हुई हैं। हूतियों का ये जवाब सिर्फ बदले का एक कदम नहीं, बल्कि गजा के प्रति एकजुटता का प्रतीक बताया जा रहा है। और अब इस जंग में समद ड्रोन की एंट्री इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि गजा में हो रही नस्लकुशी, भूखमरी और बमबारी अब इस्लामी दुनिया की परीक्षा बन चुकी है। 2 करोड़ मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब चुप्पी गुनाह है। हूती प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो भी इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेम रखता है वो अब चुप नहीं रह सकता। गजा की जीत धर्म, उम्मत और मानवता की जीत होगी। यमन की राजधानी सना, यहाँ इसराइली हमले में राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 शीर्ष अधिकारियों की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। इस घटना ने पूरे यमन में गुस्से की आग भड़का दी है और हूती विद्रोही अब बड़े पैमाने पर पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। हूतियों ने साफ कर दिया है कि इस बार जवाब सीमित नहीं होगा, बल्कि जमीन से लेकर समंदर तक हर मोर्चे पर दुश्मन को घेरा जाएगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने इसराइल पर आत्मघाती ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी और साथ ही लाल सागर में इसराइली जहाजों को भी निशाना बनाया। इन हमलों के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई है। हमलों के बाद हूती प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि आज हम अल्लाह की मदद से ज़ायोनी अत्याचार और गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ 4 निर्णायक हमले कर चुके हैं। यमनी ड्रोन बलों ने इन चारों अभियानों को बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया। पहला हमला कामिकाज़े 4 ड्रोन से याफा क्षेत्र में इसराइली सेना के जनरल स्टाफ भवन पर हुआ। दूसरा हमला अल खदीरा विद्युत स्टेशन पर। तीसरा हमला लॉर्ड हवाई अड्डे पर और चौथा हमला अशदोद बंदरगाह पर। हूतियों का दावा है कि चारों लक्ष्य सीधे हिट हुए और अभियान पूरी तरह से सफल रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, हूतियों ने समुद्री मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई की। बयान में कहा गया कि रेड सी और अरब सागर में ज़ायोनी दुश्मन की नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए यमन की मिसाइल और ड्रोन फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 2 ड्रोन और एक पंखयुक्त मिसाइल से MSC ABY नामक जहाज को निशाना बनाया गया। ये जहाज प्रतिबंधों की अवहेलना कर रहा था और हमले इसमें सीधा टारगेट हुआ।